जब वो सो रहा था तो अपना टोन अपना अपना बढ़ा लिए थे, लगे अब जग जाएगा अब जग जाएगा। रात भर पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, पढ़ाई कर रहे तो सब ठीक। देखिए सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस में, कॉस्ट में तो लेबर पूरा 40 हो गया, और ये टैक्स का सिलेबस में कवरिंग 30 मार्क्स, 30 नंबर का है, ठीक है, और ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इसका सम भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, पीछे का लास्ट ईयर का सम में भी सब एक जैसा वाला सम है। लेबर जो मैंने आपको शीट दिया था, अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर का सम है, तो ऑलमोस्ट क्या है, कुछ कुछ सम एक जैसे ही आ रहा है, रिपीटिव नेचर का आ रहा है, राइट। तो सबको अपने को सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। उस तरह से सर हाउस प्रॉपर्टी में कुछ कुछ सम है जो कि रिपीटिव नेचर देता है, क्लियर है। लेकिन ये टैक्स है बाबू, क्या है, टैक्स। टैक्स कब बनेगा, जब आपको उसका प्रोविजन याद है, क्या याद है, प्रोविजन याद है, उसका लॉ याद है। बिकॉज टैक्स भी क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है, क्या है ये, एक्ट है। एक्ट का मतलब क्या है, ये भी लॉ है। लॉ का मतलब क्या है सर, प्रोविजन। तो आपको यहाँ पे लॉ को पढ़ना है, उसको समझना है कि कौन सा क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, तब जाके आप सम को सॉल्व कर पाए, क्लियर है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे आता है ऐसा 10 नंबर 6 नंबर का भी, और शायद आपका 4 नंबर पे भी। तो एक बार देखते हैं सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है। तो रिमेंबर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आप लोग को याद होगा कि इनकम के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, रिमेंबर। कहाँ गया, नहीं यहाँ नहीं है, छोड़ो हटाओ, दूसरा ही करते हैं। तो सर मैंने आपको इनकम के बारे में बताया था, रिमेंबर। इनकम कितना तरह का होता है, कितना तरह का होता है इनकम सर, 2 तरह का। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। कैपिटल इनकम के ऊपर में टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। कैपिटल इनकम क्या होता है सर, किसी से लोन लिए, किसी से सब्सिडी लिए, किसी से गिफ्ट लिए, किसी से डोनेशन लिए, तो ये क्या इनकम है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता, राइट। दोस आर दी कैपिटल इनकम कैन नॉट बी टैक्स, इसके ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप जो मिलता है, तो क्या गवर्नमेंट टैक्स बोला देने के लिए, स्कॉलरशिप देने होगा, टैक्स देने होगा, तुम नहीं लगता है सर स्कॉलरशिप में टैक्स, क्लियर हो गया। लेकिन जो रेवेन्यू इनकम है, जो आप अर्न किए, क्या किए, जो आप अर्न किए, दिस आर दे टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होता है। इसमें से भी 2 पॉइंट आता है, एक जो एग्जेम्प्टेड है, क्या बताइए, जो एग्जेम्प्टेड है, जो आपने 11 में पढ़ा कि कुछ कुछ इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर में टैक्स नहीं लगता। और जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। कौन सा इनकम, मतलब जिस इनकम के ऊपर में टैक्स लगता है, क्लियर है। और टैक्सेबल इनकम को, अगर जो इनकम में टैक्स लगेगा, उस इनकम को 5 हेड्स में अपने लोग डिस्क्राइब करते हैं। कितना हेड्स है, 5 हेड्स है। फर्स्ट वाला हेड क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी में कौन सा इनकम दिखाते हैं बाबू, बोलिए, सैलरी में कौन सा इनकम दिखाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, आपका कोई बॉस है, वो आपको पैसा देता है, तो वो जो इनकम कमा रहे हैं आप, कहां से कमा रहे हैं, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो आप कहां पे दिखाओगे, वो दिखाओगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। वो जो हेड्स ऑफ इनकम होगा, वो हेड क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या है सर, इनकम फ्रॉम एचपी, एचपी फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, सपोज आपको पैसा बहुत ज्यादा दे दिया इंसान को, अल्लाह ने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, राइट। आपका एक बिजनेस है, वहां से आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब आपको चाहिए और, दिल मांगे मोर, सुने तो, और पैसा चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है, अपने लोग कभी भी सेटिस्फाई हो पाएंगे क्या, कभी भी सेटिस्फाई हो पाएंगे सर। हाँ? आप वाइफ को एक गहना दिला दिए, अब उसको 1 लाख रुपए का गहना दिला दिए, गरीब कभी 10,000 का पहनती थी, है ना, रोल गोल में 20 रुपए 40 रुपए में पहनती थी भाई साहब, आप उसको 10,000 का दिला दिए हैं, आप 10,000 का पहन ली, तब उसका ख्वाहिश क्या होगा, अरे डायमंड का पहना दो ना जी, ऐसा है ना। तो ख्वाहिश बढ़ता है इंसान का, तो इंसान के पास पैसा आता है तो उसका भी ख्वाहिश बढ़ेगा। लेकिन एक इंसान 10 काम नहीं कर सकता है, तो क्या करता है बताइए, वो एक काम में फोकस करता है, बाकी पैसा को वो कैसे पैसा बनाएगा, ये इसके बारे में सोचता है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है बताइए, प्रॉपर्टी बाई करना। क्या करना, प्रॉपर्टी बाई करना। तो प्रॉपर्टी लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, और बाई करके क्या करते हैं, रेंट पे लगाते थे। क्या करते हैं,
क्लियर? एक्चुअल में उससे दो फायदा है, प्रॉपर्टी खरीदने से दो फायदा है। एक तो उससे एक रेंटल इनकम आता है, हर महीना एक पैसा मिलता है जो कि कम रहता है। 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो उसका भाड़ा महज 20,000 हो सकता है, मैक्सिमम 25,000 हो सकता है, राइट? तो 25,000 साल के हिसाब से कितना हो गया? 6 लाख रुपया। आपने प्रॉपर्टी खरीदा 50 लाख रुपए का, तो वो 50 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए आपको 10 साल का रेंट खाना होगा। नहीं समझे? देखिए धंधा के बारे में बात करिए भाई साहब, कॉमर्स में है तो अपना माइंड को थोड़ा सा बड़ा करिए, समझ रहे हैं? सी अकाउंट बकाउंट ये सभी नहीं है कॉमर्स, बहुत कुछ है। आप खुद से सोचिए, आपको अल्लाह ने ज्यादा पैसा दिया, 50 लाख का आप एक प्रॉपर्टी खरीदे, आपने पैसा लगाया, तो 50 लाख का प्रॉपर्टी लगा के आप उसको पूरा बनाओ उसको रेंट में दोगे, रेंट में देके कितना मिलेगा? 25,000। एक साल का कितना हुआ? 6 लाख। कहां से ज्यादा बोल देते क्या? 25,000 का एक साल का कितना होगा? 3 लाख। जोड़ो, 3 लाख रुपए हुआ एक साल का। तो सर 50 लाख रुपए आपने लगाया है और हर साल कितना कमा रहे हो? उसे 3 लाख। उसको रिकवर करने के लिए कितना साल लग जाएगा? ऑलमोस्ट 20 साल, 18-20 साल लग जाएगा। लेकिन लोग क्या सिर्फ रेंट कमाने के लिए पैसा में लेते हैं? नहीं, एक तो उससे पैसा आता है प्लस उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। अब जब 20 साल के बाद जब आप बेचेंगे उसको तो पता चला वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ का बिक गया। कितना बिक गया? तो भैया 3 लाख रुपया तो महीना मेरे 3 लाख का महीना तो आ रहा था, 3 लाख का महीना इंटू कितना हो गया? 20 साल का 60 लाख रुपए तो हम वहां कमाए, और वही 60 लाख का प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेच दिए, तो भाई साहब मेरा 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। समझ गया? तो मेरे पास इतना रुपया प्लस जो पैसा मैंने बेचा 1 करोड़ रुपए वो भी तो आया ना सर, तो मेरा पैसा क्या हो गया? और मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो लोग इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोई और रीजन का वजह भी खरीदता है। अब 4 शादी कर लिया तो 4 को एक जगह थोड़ी ना रखेगा, 4 तो 4 घर। एक तो मूवी देखे थे कपिल शर्मा का, अरे भाई ओफ, गजब का मूवी बनाया था। मतलब 3 शादी किया था, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और जो स्क्रिप्टेड किया है अगला का दिमाग भी देखिए, वो बेटा नीचे जा रहा है। अब तीनों विंडो में मेरा हस्बैंड जा रहा है काम करने को, समझ गया? तीनों विंडो में बाहर गया, बाहर से हाई कर रहा है, अब सबको हाई कर रही है एट अ टाइम, मतलब सबको लग रहा है कि उसको हाई मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या? ऐसा ऐसा इंसान लोग भी मौजूद है ना, जो कि फायदा उठाता है 4 शादी का। तो देखिए यहाँ पर सर जोक सपाट ऐसा मत सोचिएगा, दिमाग वाग मत लाइएगा आप लोग, ये सब बाबू दुबई में चलता है। ये सब करने उड़ने का तुरंत दिमाग मांगे जाओ, बाहर जाओ, ठीक है? आदमी एक नहीं संभलता है भाई साहब, 4 दिमाग खराब है। 4 पीस हो जाएगा तुम्हारा, 2 हाथ उधर 2 पाँव उधर। नहीं देखिए सर, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिखाते हैं? बेसिकली रेंटल इनकम। क्या दिखाते हैं बताइए? वो रेंटल इनकम जो आप कमा रहे हैं वो कहां पे दिखाओगे? वो दिखाओगे हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी 3 हेड है सर। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस, पढ़ा चुके अपने लोग ऑलरेडी, राइट? जो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा वहां डालेंगे। प्रोफेशन से रिलेटेड रहेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता है। अगर कोई एसेट से, कैपिटल एसेट अपने लोग लास्ट क्लास में पढ़े, उसको बेच के प्रॉफिट कमाए, वो कहां जाता है यार? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। इसके अलावा कुछ भी इनकम बचा वो कहां जाता है? अदर सोर्सेज। कहां जाता है? यही 5 हेड ऑफ इनकम। मतलब जो इनकम किसी में नहीं गया वो इनकम कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। उसका दिल क्या है? बहुत बड़ा, समझिए? उसका दिल बहुत बड़ा है, सबको संभाले। बोलेगा अच्छा बेटा तुमको वहां जगह नहीं मिला, मेरे पास आ जाओ। दैट्स इट इज व्हाट? अदर सोर्सेज। ये पूरा हेड्स को जोड़ के क्या आता है सर? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आता है? नाउ हमें रीड करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपने लोग को क्या दिखाना, ठीक है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन है वो है चार्जेबिलिटी का। क्या बताइए? चार्जेबिलिटी का। इसमें कौन सा इनकम शो करेंगे? इसमें कौन सा इनकम शो करेंगे? तो सबसे पहला जो कंडीशन है, स्कोप यहां पर बोलते हैं। स्कोप, स्कोप का मतलब, अच्छा ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट है? 22 से लेके 27। ये सेक्शन क्या है सर? इनकम टैक्स का सेक्शन होता है, ठीक है? तो ये कब से स्टार्ट है? 72 से स्टार्ट है, और सॉरी 22 से लेके 27 तक। स्कोप में क्या आता है? मतलब कौन सा इनकम को इसमें दिखाएंगे? क्या सब इनकम टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं,
उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया? वो 3 क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई कर लिया तो वो इनकम कहां पे जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। वो इनकम कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इनकम जनरेट जो होना चाहिए, इनकम जनरेट जो होना चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस। कहां से बताइए? हाउस से होना चाहिए। हाउस, हाउस का मतलब क्या हो गया सर? प्रॉपर्टी। क्या बताइए? प्रॉपर्टी। अब नॉर्मली हाउस का मतलब क्या होता है? घर। दिस इज व्हाट? दिस इज घर। तो यहां से जो रेंट आ रहा है वो कहां दिखाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हाउस का मीनिंग और बड़ा है। हाउस का मीनिंग और बड़ा है। इसमें क्या क्या कवर होता है सर? हाउस में आ गया क्या? यू नेम इट, फ्लैट, गोडाउन, समझ गए, शोरूम, क्या बोलेंगे? शोरूम हो गया। इसके अलावा शेडेड एरिया जो होता है ना सर? फैक्ट्री, बिल्डिंग, मतलब यू नेम इट। कोई एक लैंड है उसको शेड कर दिया गया। क्या कर दिया? शेड होता है ना भाई, कपड़े वगैरह से ऐसे एक शेड कर देता है, राइट? कोई भी टेम्पोरी आपका हाउस वगैरह हो गया, जैसा फिल्म वगैरह का शूटिंग के लिए टेम्पोरी अपने लोग बनाते हैं, वो भी क्या है? वो भी हाउस है। वो भी क्या है? वो भी हाउस है। ये बड़ा बड़ा जो पैलेस होता है जो आपका रेंट में मिलता है, कैसे मिलता है? आपको पता है राजस्थान में जो शूटिंग वगैरह दिखाता है आपको, बड़ा बड़ा बंगला वगैरह, बड़ा बड़ा नहीं दिखाता पैलेस वगैरह, तो क्या सब खरीद के रखा है क्या? मतलब करण जोहर वहां पर गया कभी खुशी कभी गम मनाने 2, उसको खरीद लेगा क्या? सब बिक्री हो जाएगा वो आदमी। समझ में आ रहा है? तो वैसा पैलेस क्या मिलता है? रेंट में मिलता है। कैसे मिलता है? तो प्रॉपर्टी मतलब वो हाउस है। क्या है सर? वो हाउस है। सबको हाउस बोलते हैं अपने लोग। इसके अलावा हाउस में लैंड भी आता है सर, इंक्लूडिंग अटैच लैंड। कौन सा लैंड? जो लैंड मेरा अटैच होता है ना, उसको भी हाउस में बोलते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया? ये मेरा पूरा एरिया है, मेरा घर केवल यहीं तक बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये रास्ता है, ये रास्ता से आया, घर यहाँ पर है सर, यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर बागीचा है, यहाँ पर पेड़ पेड़ है, समझ गए? यहाँ पर बच्चे लोग एक तो छोटा सा स्विमिंग पूल है, यहाँ पर अपना हम खेती करते हैं, फार्मर है, सब यहीं पर है, छोटा सा जगह में। सब वही में घुसा दिए। बेटा हेलीकॉप्टर भी उतर रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा ना? ये ज्यादा हो जाएगा सर। ग्राउंड फ्लोर में हेलीकॉप्टर उतरिएगा तो सर एक बात बताइए, ये जो जगह है ना, इसी अपने लोग हाउस इसको नहीं बोलते। ये हाउस का डेफिनेशन नहीं हुआ। इसके साथ जितना भी अटैच लैंड है ना, ये सब को मिला के हाउस। चीज समझ में आ गया? हाउस का डेफिनेशन। तो हाउस का डेफिनेशन में एवरी शेडेड एरिया और एवरीथिंग, फ्लैट वगैरह जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है प्रॉपर्टी में कवर होता है, इंक्लूडिंग लैंड अटैच, इंक्लूडिंग लैंड अटैच, उसको बोलते हैं लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। जो भी लैंड उसके साथ इंक्लूडेड रहता है उसको भी अपने लोग हाउस बोलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है सर? देयर मस्ट बी हाउस, देयर मस्ट बी हाउस, वहां से इनकम आना चाहिए। दूसरा जो मेरा कंडीशन है, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। क्या बोले बताइए? एसएससी सब लिखा हुआ है, कुछ उतारने की जरूरत नहीं है। एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। नाउ एसएससी कौन है? एसएससी कौन हुआ? एसएससी जो टैक्स पेमेंट कर रहा है, द पर्सन हु पेज टैक्स। मतलब एसएससी कौन हुआ? द पर्सन हु पेज टैक्स। जो टैक्स पेमेंट कर रहा है सर वो एसएससी हुआ। ओनर भी वही होना चाहिए, ओनर भी वही होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें जाने से पहले इसमें एक चीज बता दें। तो अगर कोई प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहे हैं वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन प्रॉपर्टी के अलावा भी तो अदर एसेट्स है, जैसा फर्नीचर हो गया। क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। आपको पता है एयर कंडीशन भाड़े पे मिलता है, फर्नीचर में कोई भी यू नेम इट, फैन भाड़े पे मिलता है, ये साउंड बॉक्स भाड़े पे मिलता है, कंप्यूटर लैपटॉप भाड़े पे मिलता है ना? बाप भाड़े पे मिलता है? नहीं नहीं, गलत बात बोलते, नहीं भाड़े पे नहीं। तो सर बोलने का क्या मतलब है? हर एक चीज भाड़े पे मिलता है। तो सर कोई भी चीज से अगर भाड़े पे पैसा कमा रहे हैं उसको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे? हाउस से जो पैसा कमा रहे, रेंटल इनकम कमा रहे, वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। अदर देन किसी और चीज से अगर अपने लोग भाड़े पे कमा रहे हैं पैसा, वो कहां जाएगा? वो जाएगा अदर सोर्सेस में। कहां जाएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा।
सपोज ये मेरा आपका लैपटॉप है, ये मैं किसी को भाड़े पे दे दिया, बोला अरे भाई तेरा लैपटॉप अच्छा लग रहा है, 1 घंटे के लिए देना, बोला 1000 रुपये। अगला वीगो में आ गया, साला पैसा दिखा रहा है, ले 2000 ले लिए, हम ले लेंगे तो क्या हुआ, डिग्री आ गया थोड़ा छोड़ देंगे, हम ले लेंगे क्या बाबा, पैसा आना चाहिए। तो सर ये जो हम जो पैसा कमाए, दिस इज व्हाट रेंटल इनकम, इसको कहाँ दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, ये कहाँ जाएगा बताइए, अदर सोर्स, याद रहेगा। दूसरा वाला एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट होता है सब लेटिंग का, नाम सुना आपने, सब लेटिंग सुने हैं, सब लेटिंग क्या है बताइए, सब लेटिंग वर्ड सुने, एक तो गया लेटिंग, लेटिंग का मतलब भाड़े पे लगाना, लेटिंग का मतलब भाड़े पे लगाना, सब लेटिंग का मतलब क्या होता है बताइए, सब लेटिंग का मतलब क्या होता है बोलिए, नहीं सुने, अरे डेढ़ थे आना सुने, डेढ़ थे आना वर्ड सुने तो डेढ़ थे आना, यहाँ है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का मतलब ये वर्ड है, गाली नहीं है बोसा, ए बी सी का मतलब भी गाली होता है, एक ना एक जन्म को बोला, मतलब किसी को बोला ए बी सी, झगड़ा था मैं, गाली दे रहा भाई, हमको नहीं समझ में आया, मतलब होता ना कभी आप किसी को कुछ बोलते हैं तो लिटिल मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगला कुछ और समझ लेता है, ए बी सी देखिए सर, तो ये ए है, ए क्या कर रहा है सर, ए इसको भाड़े पे दिया घर, क्या दिया सर, इसको लेट आउट पे घर दिया 10,000 रुपए में, कितना रुपए में, 10,000 रुपया पर मंथ। ए बी का क्या है सर, अच्छा दोस्त है, क्या है सर, फ्रेंड है, इन शॉर्ट में BFF है, क्या है सर, मार्केट में हम भी हैं बॉस, है नहीं है, हम भी थोड़ा अपडेटेड रहते हैं ये सब वर्ड से, समझे, एक वर्ड हमको ना बहुत सताया था, वो वाला वर्ड था ना, हमको समझने में बहुत टाइम लगा भाई साहब, कसम से, ये वाला ये वाला लोल लोल, हम किसी को मैसेज किया भाई साहब, कोई कॉमेडी वाला मैसेज था, हंसाने वाला मैसेज था, वो हमको लोल लिखा, एक ना आओ AWW करके आता है, एक HMM करके आता है, हम तो हम समझ में आता हम, ठीक है ये समझ में आता है, लोल क्या है भाई साहब, तो हम झगड़ा कर रहे हैं, हम कैसे मजाक किया थे, वो कॉमेडी को हमको लोल बोल रहा है भाई, बाद में समझ में आया, इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउडर, बोला इतना बड़ा नाम तुमने इतना छोटा में छुपा दिया भाई, सब कैसे समझ में आएगा। हाँ तो कुछ कुछ चीजें समझ में आता है सर, तो BFF का मतलब हमको पता है, हमको ना पहले समझ में आता, BF का मतलब तो चलो ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन BFF क्या है, तो पता चला बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। चलिए देखिए, तो ये मान लिया सर इसका दोस्त था, अब ये प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा था सर, लेकिन दोस्ती है ना सर, तो दोस्ती में क्या कर दिया, इसको डिस्काउंट दे दिया, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, एक तो पहले तो भाड़ा नहीं ले रहे थे, नहीं नहीं भाई भाड़ा ले, काम करते 10,000 रुपए दे दे, कितना दे दे, ओनर कौन है, ए है, तो बी क्या करेगा सर, इसको इसको भाड़े पे देगा, बी इसको लेट आउट पे दे रहा है, और ये इसको सर भाड़ा देगा 10,000 रुपया। अब बी क्या था ना सर, बी था 1.5, बी क्या किया, ये रिलेशन का फायदा उठा के खुद दे रहा, पहले 2-3 महीना खुद रहा, अब उसके बाद में इसको पैसा कमाना था, बी क्या कर दिया, ये भाड़ा सी को दे दिया, किसको दे दिया, सी को दे दिया, और इससे ये उठा रहा है 18,000 रुपया पर मंथ, कितना ले रहा है सर, यही सेम प्रॉपर्टी इसको दे दिया 18,000 पर मंथ उठा रहा, मतलब सी इसको कितना पैसा देगा, 18,000 रुपया पर मंथ, समझ में आया। तो यहां किसका फायदा हो गया, किसका फायदा हो गया, बी का। तो भाई साहब हमको बताइए बी ए को कितना देगा, 10,000 रुपया पर मंथ, 10,000 इंटू 12 कितना हो गया, 1,20,000 रुपया साल का मिलेगा। लेकिन सर बी यहां पे कितना कमा रहा है, बी कितना मिलेगा बताइए, ए से कितना लेगा 18,000, सॉरी सी से कितना लेगा 18,000, और ए को कितना देगा 10,000, और बीच में कितना कमा लिया 8,000 पर मंथ इंटू 12 कितना रुपया
96,000 रुपीज कौन कमा लिया? बी कमा लिया। किससे? मोहब्बत में। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बोले तो फायदा उठाएगा नहीं आपका, उठा ली। समझ गए? तो सर यहां पर बी को क्या बोलते हैं अपने लोग? दिल से आना है कि नहीं है वो? अब हमको बताइए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए हमको, यहाँ पर ये 1,20,000 रुपया कहां पे टैक्सेबल होगा? ये भी तो रेंटल इनकम है, ये रेंटल इनकम है ये, लेकिन कौन कमा रहा है? ए कमा रहा है। तो ये रेंटल इनकम कहां जाएगा? ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन ये भी तो रेंटल इनकम है। बी जो सी से उठा रहा है क्या बोल के उठा रहा है? रेंट। ये भी तो रेंटल इनकम है, लेकिन ये कहां जाएगा? ये हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं जाएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर कौन होना चाहिए? एसएससी होना चाहिए। तो यहां पर ओनर कौन है? ए है। इसलिए ये जो 1,20,000 है इसको कहां दिखाएंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन ये जो पैसा कमा रहा है क्या बी ओनर है? सर बी ओनर है? बी मेरा ओनर नहीं है, बी मेरा ओनर नहीं है। तो ये जो 96,000 ये कहां दिखाएगा? ये दिखाएगा अदर सोर्सेस में। कहां पे सर? अदर सोर्सेस। याद रहेगा? याद रहेगा? तो सब लेटिंग वाला इनकम कहां दिखाएंगे? अदर सोर्सेस। ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं। क्लियर है? थर्ड में जो अपने लोग रीड करेंगे, थर्ड में जो है द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। क्या बताइए? मस्ट नॉट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस से बिजनेस मतलब वो जगह को यूज नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगा तो उसका भाड़ा नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। बहुत सारे ऐसा देखे होंगे ना, पूरा बेटा का फ्लोर है, पूरा बिल्डिंग उसका है। अब ग्राउंड फ्लोर में गोडाउन बना के रखा है, ग्राउंड फ्लोर में धंधा वगैरह कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर में रह रहा है और थर्ड फ्लोर भाड़े पे दे दिया। राइट? ऐसा देखिए कहीं पे, बहुत सारे जगह है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में धंधा करता है, चाय दुकान, मोदी दुकान, पकौड़ा का दुकान, कोई भी दुकान मिला कर लिया। अब कोई बेटा टैलेंटेड बंदा रहा, डॉक्टर फॉक्टर निकल गया तो वहीं पर अपना डॉक्टर का धंधा खोल लिया। तो बेटा बिजनेसमैन था तो उसको गोडाउन बना लिया। है कि नहीं भाई साहब? तो ये जो चीज है ये क्या बताइए? अब 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में खुद रह रहा है, सेकंड फ्लोर भाड़े पे दे दिया। तो सेकंड फ्लोर से जो भाड़े पे आ रहा है वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन फर्स्ट फ्लोर तो बिजनेस कर रहा है उसमें, वहां से तो भाड़ा नहीं कमा रहा है। तो वहां से जो भी इनकम जनरेटर है वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं। चीज समझ में आ रहा है? तो ये 3 कंडीशन अगर कोई भी सेटिस्फाई कर देता है तो वो इनकम को कहां दिखाते हैं? हाउस प्रॉपर्टी में। क्या बताइए? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। दूसरा, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या? द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड गोल द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इनकम को कहां दिखाएंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा चार्जेबिलिटी था। एक बार आइए इस चीज को रीड कर लेंगे अपने लोग। देखिए सर, मिला चार्जेबिलिटी पे सर। सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट एनी इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड्स ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर satisfied। अंडरलाइन करेगा उस वर्ड को। ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर satisfied। नंबर 1 में क्या था बताइए? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या? हाउस। हाउस मतलब क्या? प्रॉपर्टी, है ना? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा क्या? दी एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। सब लेटिंग वाला डेढ़ आना नहीं चलेगा। कहां जाएगा उसका इनकम? अदर सोर्सेज में। थर्ड में सर, दी प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। उस पर्पस के लिए यूज होगा तो उस वहां से इनकम अपने लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया? यही 3 चीज को यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इस चीज को पढ़ लीजिएगा आप लोग, मेरे को रीड नहीं करना है। नाउ ओनरशिप का मतलब क्या है सर? ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? अपना। अब यहां पर एक ओन्ड होता है और एक होता है डीम ओनरशिप। क्या होता है? डीम ओनरशिप। एक होता है को ओनरशिप। क्या होता है? को ओनरशिप। तो अगर प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम पे है, आई एम व्हाट ओनर, मेरे साथ कोई और लोग जुड़ा है। ज्यादातर लोग क्या करता है ना कि मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ प्रॉपर्टी खरीदता है। भाई शरीके हयात है, हाफ पार्टनर है तो प्रॉपर्टी में भी आधा देंगे, है कि नहीं?
और जहां नहीं दिए तो भाई साहब अब कभी दाल में नमक कम चालू हो जाएगा, समझ गए। अगर ये सब फाइनेंशियल मैटर में अगर वाइफ को नहीं इन्वॉल्व करते हैं ना, कुछ भूलेगी नहीं, जानती है भाई इज्जत का बात है, यहाँ तो नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट रूप। खाना पीना में कमी हो जाए भूलिएगा, कुछ सुनेगी नहीं, काम नहीं होगा, खत्म। समझ में आ जाए बाबू, कुछ तो मामला हुआ, तुम तो कुछ तो कियो, यही मामला, समझ गए सर। तो अपने लोग क्या करेंगे बोलिए, प्रॉपर्टी में साथ में खरीदते हैं, तो अगर साथ में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, को ओनरशिप। क्या बोलते हैं उसको, को ओनरशिप। क्लियर हो गया। एक होता है डीम ओनरशिप। क्या होता है सर, डीम ओनरशिप क्या होता है ना कि प्रॉपर्टी अपने लोग किसी और को ट्रांसफर किए हैं, लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, हम है। बेनिफिशियल ओनर कौन है, हम है। या फिर टैक्स को छुपाने के लिए, क्या बताइए, टैक्स को छुपाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए अपने लोग क्या कर दिए, वो प्रॉपर्टी उसके नाम में ट्रांसफर कर दी। लेकिन एक्चुअल पावर ऑफ जो है प्रॉपर्टी का वो किसके पास है, मेरे पास। तो अल्टीमेट ओनर कौन है, हम हुए, लेकिन एक्चुअल में डॉक्यूमेंट में नाम किसका है, अगला का है। इसको बोलते हैं डीम ओनरशिप। क्या बोलते हैं इसको, डीम ओनरशिप। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है ओनरशिप में। तो ये ओनरशिप यहाँ पर पढ़ लेंगे सर, क्या लिखा हुआ है, ओनली इनकम इन द हैंड ऑफ ओनर और डीम ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर दिस हेड। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, राइट। कहां पे टैक्सेबल होगा सर, अदर्स हो सर। ओनर किसको बोलते हैं, हुज नेम प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, और अंडरलाइन करिएगा, और अ पर्सन हु कैन एंजॉय द राइट ऑफ द ओनर, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर बट इज ओन राइट। यही समझे। कुछ लोग क्या करता है ना, स्मार्ट बनता है। स्मार्ट क्या बनता है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम में खरीदता है और उसे पावर ऑफ अटर्नी अपने हैंड में रखता है। क्या रखता है, वर्ड सुने, पावर ऑफ अटर्नी। मूवी में आप लोग देखे होंगे पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम में ले ली, लेकिन लैंड किसके नाम में, मतलब वो प्रॉपर्टी किसके नाम है, अगला के नाम है, लेकिन पूरा राइट किसके पास ले लिया, आपके पास। अब बोलता है वो तो प्रॉपर्टी मेरा है ही नहीं है। तो यहाँ इनकम टैक्स का रिटर्न चिपका दीजिएगा, देख बाबू तेरा ही है। समझ गए। तो या तो प्रॉपर्टी का ओनर आप है, या तो फिर अगर आप उसका राइट को एंजॉय कर, प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं अपने ओन राइट में, आपके पास राइट मिला पावर ऑफ अटर्नी का, तो प्रॉपर्टी किसको माना जाएगा, आपका माना जाएगा, ऐसा डीम होता है। क्या बोलते हैं उसको, देखिए, क्योंकि याद रखिएगा सबसे बड़ा सियाना कौन है, गवर्नमेंट। देखिए हर जगह आपको मिलेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द एसएससी। कोई मतलब नहीं है। If SSC is enjoying the property as owner, क्या लिखा हुआ है, as owner to full extent, he will be treated as beneficial owner of such property. क्या मिलेगा उसको, beneficial owner। चीज समझ में आ रहा है। beneficial owner बोलेंगे भाई साहब, रह रहा कोई और, नाम किसी और का, मजा कोई और उठा रहा है, तो भैया ओनर किसको मान लेंगे, जो इंजॉय कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे एज अ ओनर बन के, उसको ओनर मानेंगे अपने लोग। द प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर सर डीम ओनर का एक एग्जांपल, ये एग्जांपल को पढ़िए, देखिए ये वाला, ये एग्जांपल को पढ़िए। मिस्टर एक्स ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी वर्थ ₹50 लाख टू मिसेस एक्स। मैं आपको क्या बोला भाई, होता ही है, मजाक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है शादीशुदा आदमी लोग से, भैया ऐसा नहीं है, ये होता है ऐसा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, और आप लोग आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे भी ऐसे ही होता है, और आप लोग आगे करेंगे भी ऐसा, करने पड़ेगा। गलत बोला जी। क्या लिखा हुआ देखिए, मिसेस एक्स, क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ लव एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में पढ़े हैं। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय पर्सन बोथ द पर्सन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। आप एक प्रॉपर्टी खरीदे 50 लाख का, बीवी के नाम कर दिए, क्या बोलेंगे, पैसा दोगी जी, पैसा मांग रहा है, इधर आ, पैसा मांग रहा है मेरे से। तुम्हारे साथ शादी कर ली बहुत बड़ा बात है बाबू, अभी तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उल्टा हमसे पैसा मांग रहे हो, तो क्या पैसा मांगते हैं उनसे, क्या करते हैं सर, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिखाते हैं, देखो तुमसे इतना प्यार करते हैं, हम तुम्हारे नाम में प्रॉपर्टी खरीद ले, तब अगला को एहसास होगा हाँ बंदा करता है मेरे से प्यार, तभी तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी खरीदता है। करनी पड़ेगा बाबू। अब तुम साल में अगर अगला को एनिवर्सरी में कोई गिफ्ट नहीं दिया, काहे प्यार में। देख अभी जो दुनिया में रह रहा है ना, लव वगैरह मेटेरियलिस्टिक है,
आपको थोड़ा शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना उमाना पड़ेगा, महीना में एक आदमी थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा ना भाई साहब। ऐसे थोड़ी ना शादी किया रख दिया और तुम मार खाइए। पढ़िए क्या लिखा हुआ, इन सच केस दो मिसेस एक्स, क्या लिखा हुआ, दो मिसेस एक्स इज द लीगल ओनर। मिसेस एक्स क्या है, लीगल ओनर। अरे इसके पास 50 लाख का प्रॉपर्टी कहां से आया, कुछ कमाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, कुछ काम उम नहीं है, तो कहां से आया इसके पास पैसा, कौन दिया, हस्बैंड दिया। या तो बाप देगा या तो हस्बैंड देगा, भाई लोग बहुत कम देता है, ठीक है, या तो बाप देगा या तो हस्बैंड दिया, या तो गिफ्ट मिला ना सर, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ओनर कौन है, मिसेस एक्स लीगल ओनर है, बट मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू टैक्स एज डीम ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंस ये ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और सिंस द पर्सन जिसको ट्रांसफर किया वो लीगल ओनर है, उसके नाम ही प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन उसका कोई इनकम नहीं है, राइट। तो उससे जो भी रेंटल इनकम आ रहा है वो किसके नाम में टैक्स होगा, वाइफ के नाम में नहीं होगा, हस्बैंड के नाम, किसके नाम पे होगा, समझ में आया। तो ये फंडा है। नोट इन केस ऑफ ट्रांसफर टू स्पाउस मैरिज शुड बी सब्सिड। मैरिज का मतलब क्या हो गया, मैरिज होना चाहिए, नहीं समझे, मतलब शादीशुदा जिंदगी एग्जिस्ट होना चाहिए। अब डिवोर्स हो गया है, अब डिवोर्स हो गया है, ये समझे, डिवोर्स हो गया और वो प्रॉपर्टी उसके नाम में चला गया, किसके नाम में, बाबू डिवोर्स काफी महंगा है, मत करेगा। बिल गेट्स, सुना तो बिल गेट्स बोले क्या नाम है, जेफ बेजो, टकला टकला, अमेजन अमेजन टकला, जेफ बेजो डिवोर्स किया। जिस दिन डिवोर्स कर रहा है, एल्यूमिनी बोलकर एक तो कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसा देना पड़ता है, बात समझ रहे हैं, जैसे अपनी वाइफ को एल्यूमिनी दिया, उसकी वाइफ बिकम द रिचेस्ट वुमेन अलाइव इन द वर्ल्ड, एक झटके में नीचे से रिचेस्ट वुमेन, क्या की, सिर्फ शादी की। और अगला का फ्रस्ट्रेशन देखिए, किस लेवल का बंदा फ्रस्ट्रेशन था कि उसको 50 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया देने के लिए राजी होगी, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखिए। सोच रहे हैं अगर मान लीजिए कि अगर मैरिज अगर टूट गया तब अगर प्रॉपर्टी उसके नाम में ट्रांसफर हो रहा तब क्या होगा, तब अगर वहां से कुछ रेंटल इनकम आ रहा तब मेरे हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, उसके हेड में टैक्सेबल होगा। क्लियर है, यही बात वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, मैरिज शुड बी सब्सिडेड ऑन बोथ द डे, ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर एंड ऑन द डे ऑफ टैक्सेबिलिटी, ऑन द डे ऑफ टैक्सेबिलिटी। क्लियर हो गया, वेन इन द इनकम अराइजेस। क्लियर हो गया सर, याद रहेगा डीम ओनर का मतलब, लिख पाएंगे तो भाई। और भी है, 2 नंबर में पढ़िए, द ट्रांसफरी मस्ट बी अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर, अदर देन, तो मैरिड डॉटर का नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उससे जो रेंटल इनकम आता है वो बाप के इसमें टैक्सेबल नहीं होता। डिपेंडेंट चिल्ड्रन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है, डिपेंडेंट मतलब जो फाइनेंशियली डिपेंड किसके ऊपर है, पेरेंट्स लोग के ऊपर, जैसा अभी आप लोग क्या हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंट मत बोलना भाई, हम टेंशन में आ जाए। सब क्या है, आप लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, तो अभी आपके अगर पेरेंट्स आपके नाम में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वहां से कुछ पैसा आता है तो आपके हेड में टैक्सेबल होगा, पापा के हेड। शादी हो गया और फिर अगर कोई भी आपका नाम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तब उससे अगर आपने कोई रेंटल इनकम लिया तो फिर आपके पापा के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, आपके इसमें। क्लियर है, क्योंकि मैरिड हो गए ना सर, शादी हो गए तो पढ़ाई हो गई, बोलने वाला बात है, होता नहीं है, कोई दिमाग खराब है क्या, मुंह से बोलने पढ़ाई हो गए हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, दी होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल इज ट्रीटेड एज डीम ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इम्पार्टिबल स्टेट क्या होता है ना, जिसको अपने लोग डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं समझे, मान लीजिए कि एक पूरा जगह है जिसमें मैं भी हूं और मेरा वाइफ भी है, वो स्टेट को अपने लोग डिवाइड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते कि भैया मेरा कितना है आपका कितना, मतलब बीच में होता है रेखा, सुने तो बहुत सारे मूवी में देखे, ये तुम्हारा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, यहाँ एंटर नहीं करोगे नहीं तो बहुत मारेंगे और हम नहीं करेंगे तो तुम ही मारोगे, वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे वो एक ही बंदा को डीम ओनर मान जाएगा, किसका, पूरा प्रॉपर्टी। और क्या है, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन एसोसिएशन पर्सन टू होम द बिल्डिंग इज पार्ट, ये जरूरत नहीं है, इसको काट दीजिए, ये वाली जरूरत नहीं है, ये वाला भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 को याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड।
ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट मेरे को बताना है लीज का और रेंट एग्रीमेंट का। आपको पता है रेंट एग्रीमेंट अभी जितना भी हो रहा है सब 11 महीना का हो रहा है, 11 महीना से ज्यादा नहीं होता। क्यों? प्रोविजन है, लॉ है, इसलिए लोग क्या कर रहा है, 11 महीना का एग्रीमेंट कर रहा है, रेंट एग्रीमेंट। क्या रीजन है पढ़िए वहां पर। अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट एक्सक्लूडिंग एनी राइट बाय वे ऑफ अ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। क्या लिखा हुआ है? और इन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ बाय वे ऑफ सेल एक्सचेंज लीज एग्रीमेंट, कुछ भी कर रहा है, शैल बी डीम टू बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। मतलब आप किसी को भाड़े पे दिए, रेंट पे दिए, अगर 12 महीना से ज्यादा का भाड़े पे दे देंगे ना आप, तो वो बंदा उस प्रॉपर्टी का एज अ डीम ओनर माना जाएगा। समझ गए? और वो प्रॉपर्टी का रेंट जो भी आ रहा है वो उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। और डीम ओनर का मतलब ये हो गया कि उस बंदे को आप हटा नहीं सकते, लीगली राइट उसके पास चला जाएगा। इसीलिए लोग क्या करता है, एग्रीमेंट 12 महीना से कम करता है, 11 महीना। भले ही वो 3 साल का करेगा लेकिन 11 महीना करके 3 बार करता है, राइट। एक बार में 12 महीना नहीं करता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन उसको डीम ओनर अपने लोग कंस्टिट्यूट कर लेते। इसी रीजन के वजह से यहाँ पर पढ़िए, प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन ऑन लीज बाय द एसएससी। अगर लीज में लिया है तो भाई साहब डीम ओनर कौन है? जो लीज में लिया है लेजर। लीज पता है तो जो 1 साल से ज्यादा होता है उसको लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। 99 ईयर लीज, ये लीज बहुत सारा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी 99 ईयर लीज में जाता है, तो जिसको दे दिए है ना वही उसका डीम ओनर बन जाता है। समझ गए? लीज पीरियड शुड बी मोर देन 12 ईयर्स। कितना पीरियड? मोर देन 12 ईयर एंड एक्सटेंडेड पीरियड लेस देन 1 ईयर नहीं होगा। फॉरेन प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अब्रॉड, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज पर द फॉलोइंग टेबल। आपको पता है ना, फॉरेन कंट्री में अगर आपका घर है, घर कहां पे? फॉरेन कंट्री में है कि नहीं? इतना सारा इंडियन का लोग है जिसका प्रॉपर्टी कहां पे है, फॉरेन में भी रखा हुआ है। आप लोग का नहीं है, कोई बात नहीं, आगे होगा। आपका नहीं होगा तो आपका उसका होगा, किसी का भी तो होगा। क्या टेंशन ले रहे हैं? अभी तो लाइफ स्टार्ट हुआ सर आप लोग का। तो सर अगर आपका फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल क्या होगा बताइए? अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, पढ़िए अपने लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में, रिमेंबर ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं, नॉट ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं, पढ़े अपने लोग, किसको बोलते हैं ऑर्डिनरी? यस यस सर। ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? यस सर। नॉट ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? यस सर। पढ़े आप लोग? यस सर। किसको बोलते हैं? चुप। नहीं होगा तुम लोग, बोलो सर। ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं? 11 में पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं तो किसको बोलेंगे ऑर्डिनरी? नॉट ऑर्डिनरी किसको बोलेंगे? याद है सेक्शन 6661। लोग टाइम पास कर अपने हिसाब से। 2 साल टाइम पास किया ऊपर वाला, अब सुधर गया, अब भी टाइम पास करेगा तो दिक्कत है। बोलिए सर क्या है? ऑर्डिनरी मतलब आम आदमी। हाँ, ऑर्डिनरी आम आदमी यही तो है भाई साहब, जो कहीं इंडिया का बाहर कभी मुंह नहीं देखा है। समझिए, जो इंडिया में ही रहा है, इंडिया में ही पला है, बड़ा है और यही मरेगा। समझ गए? जो बाहर नहीं जाएंगे, जो विजय माल्या नहीं है, मेहुल चोस्की नहीं है, समझ गए, जो बाहर में जाके बच जाए, सॉरी अक्षय कुमार भी नहीं है, जो यही का बंदा है भाई साहब, दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? और जो इंडिया के बाहर जाता आता रहता है, जाता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन रेसिडेंशियल स्टेटस में उसमें नहीं जा रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है? तो अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या लिखा हुआ? ऑलवेज टैक्सेबल। क्या बताइए? और अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो इनकम मस्ट बी रिसीव कहां होना चाहिए? इंडिया में। अगर इंडिया में रिसीव होगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं। डिस्प्यूटेड ओनरशिप किसको बोलते हैं? डिस्प्यूटेड किसको बोलते हैं? डिस्प्यूटेड मतलब जिसका ओनर में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट वगैरह का मामला चल रहा है जिसमें अभी तक ओनरशिप डिसाइड नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्यूटेड ओनरशिप। क्या बोलते हैं उसको? तो क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ disputed ownership, person who is receive of the income or who enjoys the possession of the property is accessible to tax। मतलब ओनर कौन है पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो बंदा इनकम रिसीव कर रहा है मान लेंगे वही ओनर है, और टैक्स भी किसको देना पड़ेगा? उसी को देना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा बात है भाई साहब।
अब दो भाई है, दोनों में झगड़ा चल रहा। बाप था, बाप अपना विल वगैरह का बनाया नहीं है, नाम उम किया नहीं है भैया, दो भाई था, दोनों में झगड़ा चला प्रॉपर्टी को लेके, ओनर नहीं है। लेकिन जो बेटा बड़ा भाई है वो कब्जा करके बैठा हुआ, बड़ा है ना, तो कब्जा करके बैठा हुआ, और जो भी रेंट आ रहा है बड़ा भाई उठा रहा है। अब टैक्स छोटा भाई पे लगेगा, टैक्स छोटा भाई पे लगेगा। गवर्नमेंट अंधा है क्या? पैसा कमा रहा है बड़ा भाई और टैक्स देगा छोटा भाई? ऑब्वियसली अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप रहेगा तो इनकम किसके पास आ रहा है? बड़ा भाई के पास। तो टैक्स भी किससे लेगा? गवर्नमेंट, बड़ा भाई से। क्लियर हो गया? ये होता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। कंपोजिट रेंट किसको बोलते हैं? कंपोजिट रेंट होता है ना, कभी कभी आपको भाड़ा जो है ना सिर्फ जगह का नहीं मिलता है। कहीं सुने फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट? फर्निश्ड फ्लैट भी भाड़े पे मिलता है, आपको पता है? ये जो बड़े बड़े जो आपका शो वगैरह बनता है टीवी वगैरह में देखते होंगे, कुछ कुछ घर आपको देखने के लिए मिलता होगा जो कि पूरा फुल्ली फर्निश्ड रहता है, पूरा बना हुआ रहता है, आपको कुछ करना उड़ना नहीं है। इवन अगर आप लोग थोड़ा बहुत गौर किए होंगे तो कुछ कुछ मूवीज वगैरह या कुछ कुछ सीरियल में ना वही घर दिखाता है, दूसरा सीरियल में भी एक ही घर को दो तीन मूवी में दिखाता है। देखें, कभी नोटिस किए हैं? ऐसा बहुत सारा आपको मिलेगा, विला वगैरह पुराना मूवी बहुत सारा मिलता था जहां पर एक ही घर को दो तीन मूवी में यूज करता हो। तो एक्चुअल में वो विला उसका बाप का नहीं है, वो विला किसी और का बाप का है, वो उसको भाड़े पे देता है। किसमें देता है? और भाड़े पे सिर्फ जगह नहीं दे रहा है, जितना भी सामान उसके साथ अटैच है, फर्नीचर, एसी फेसी, ये सब पूरा अटैच जितना है वो सब का सब उसको भाड़े पे देता है। ठीक है? और वहां से जो हमारा रेंट कलेक्ट हो रहा है, वहां से जो हमारा रेंट कलेक्ट हो रहा है उसको कौन सा रेंट बोलते हैं? कंपोजिट रेंट बोलते हैं। क्या रेंट बोलते हैं बताइए? कंपोजिट रेंट बोलते हैं। कंपोजिट रेंट समझ में आ रहा है? ये क्या है? रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग है क्या? नहीं, क्या है बताइए? ये रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग, रेंट फॉर द एसेट्स और चार्जेस वगैरह जो है वो सब इंक्लूड करके है। क्या है सर? वो सब इंक्लूड करके है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट बोलते हैं। क्लियर? एक बार उसको पढ़िए। बोले भाई कितना बजे? ठीक ठीक ठीक। क्लियर हो गया? तो कंपोजिट रेंट के बारे में पढ़ लिया सर। क्या है कंपोजिट रेंट? इक्वल टू रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस रेंट ऑफ एसेट्स एंड चार्जेस फॉर वेरियस सर्विसेज। ठीक है? ट्रीटमेंट फॉर कंपोजिट रेंट क्या है सर? ट्रीटमेंट ये है सर, कंपोजिट रेंट का जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा है, अब यहां पर क्या लिख रहा है? सच कंपोजिट रेंट टू बी एंड सम रिसीव फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग, उसको कहां पे टैक्सेबल करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ये जो बिल्डिंग वाला जो इनकम है इसको कहां दिखाएंगे? ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और ये जो बाकी सब है ये कहां जाएगा? ये जाएगा बिजनेस में। कहां जाएगा? एक्चुअल में वो बिजनेस कर रहे हैं। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा यहां पे ये वाला वर्ड को। जो भी अपने लोग सम रिसीव करेंगे बिल्डिंग से वो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। और जो भी सम रिसीव करेंगे अम्यूनिटी सर्विसेज वो सब कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या तो फिर अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में, और अगर बिजनेस नहीं है तो कहां डालेंगे? अदर सोर्सेज। को ओनरशिप आप लोगों को बता चुके हैं। रिमेंबर को ओनरशिप क्या है? इफ टू और मोर पर्सन ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी दे आर नोन एज को ओनर्स। बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी वेयर एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस। एसएससी का बिजनेस है भाड़े पे लगाना, नहीं समझे? उसका धंधा है। एक होता है ना कि अपने लोग शौकिया भाड़े पे लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट रखे हैं उसको भाड़े पे लगाते हैं, वो अलग बात है। एक का बिजनेस है जगह खरीदना उसको भाड़े पे लगाना। तो ऑब्वियसली बात है वो जो इनकम है वो कहां पे जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या बिजनेस में जाएगा? बिजनेस में जाएगा। वही चीज लिखा है, पढ़िए। अगर वेयर एसेट्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी देन इनकम फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट एज अ, ये गलत है, इसको ठीक करिए। बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी ये हमारा हो जाएगा बिजनेस में जाएगा सर। ये अगर ये वाले बिजनेस में जाएगा शैल बी नॉट कंप्यूटेड, यहां पर नॉट करिए और इसको रिकॉर्ड अपने लोग करते हैं एज अ इनकम के ऊपर में। ये नॉट यहां से काटिए, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है? ये वाला जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जैसा डीएलएफ हो गया,
सपुरजी पालनजी हो गया, इन लोग का बिजनेस क्या है, बिल्डिंग बनाना या बिल्डिंग को रहना, बिल्डिंग बनाना। तो इन लोग के पास में जो फ्लैट पड़ा हुआ है वो इन लोग के लिए क्या है, एसेट से स्टॉक है। स्टॉक है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो सामान को खरीदे और बेचे, या बनाए या खरीदे या फिर उसको बेचे, दैट्स कॉल्ड स्टॉक। तो जितना भी रियल एस्टेट डेवलपर है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी हो गई, सपुरजी पालनजी हो गई, किंग ऑफ हो गया, ये कलीम ग्रुप वगैरह हो गया, इन लोग के लिए जो फ्लैट है, जो हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन उन लोग के लिए क्या है, वो स्टॉक है। तो स्टॉक को अगर बेचेंगे पैसा कमाएंगे, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में टैक्सेबल होगा। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, बिजनेस में। कुछ कुछ प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है सर, कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या बताइए, एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा ये वर्ड को, क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट में क्या क्या, देखिए, फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। क्या है बताइए, एनी वन पैलेस और पार्ट देयर ऑफ एन एक्स रूलर। एक्स रूलर, एक्स रूलर क्या है होता है सर, पहले पता है हमारा देश जब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था तो यहाँ पर बहुत सारा नवाब था, नवाब प्लस आपका राजस्थान में जाएंगे तो बहुत सारे ठाकुर लोग थे, राइट है। नवाब लोग का शौक बड़ा था बेटा लोग का, 5 रानी है तो 5 महल होगा, सब खत्म हो गया अभी। तो सर यहाँ पे क्या बोला है कि अब देखिए, रानी तो मर गई लेकिन महल तो रहा, तो 5 महल तो रहा राजा के नाम में, लेकिन जैसे डेमोक्रेटिक देश हो गया तो अब उन लोग को रूलरशिप से हटा दिया, अपने लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में आ गए। राजा को बोला गया, देख राजा तेरा 5 है, 5 में से एक जो है उसमें तुम रहोगे, उसमें से कोई भी पैसा उसाया नहीं आए, वो तुम्हारा है, वो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी, क्या है वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 4 है पैलेस है, उसको तुम भाड़े पे दोगे या तुम नहीं भी दोगे ना, तब भी उसको मान लिया जाएगा डीम टू बी लेट आउट, क्या मान लिया जाएगा, और वो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। मतलब जितना भी नवाब लोग था, ठाकुर लोग था, सबको एक पैलेस दे दिया कि भैया यहीं में रहो और अंदर रहो, बाहर मत निकलोगे, दिक्कत होगी। तो एक रूलर का, जितना भी एक रूलर है, उन लोग का एक पैलेस एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी दिया गया है, उसमें टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर्टी लेट आउट पे ना। नेक्स्ट में देखिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, किसका बताइए, लोकल अथॉरिटी पढ़े, क्या होता है लोकल अथॉरिटी, केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड, इसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। इन लोग का अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम रहता है तो वो इनकम को क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं, क्या करते हैं बताइए। नेक्स्ट में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, गेम्स एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन। हॉस्पिटल से सर रेंटल इनकम, कुछ कुछ हॉस्पिटल में देखोगे ना, कुछ कुछ चीज को अपने लोग लेट आउट में दे देते हैं। तो हॉस्पिटल में देखिए, अंदर में खाने पीने का सामान वामान मिलता है, बाहर में स्टॉल लगा हुआ रहता है, बाहर में मेडिकल का काउंटर है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी उन लोग को क्या देता है, हॉस्पिटल वाली कम्युनिटी उसको भाड़े पे देती है। तो वहां से जो इनकम आ रहा है वो इनकम क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम अपने लोग यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं दिखाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, कौन सा पर्पस, उससे भी इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें भी टैक्सेबल नहीं। क्लियर है। तो यहां तक जो अपने लोग पढ़े, ये सब क्या था सर, सब थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जो आप लोगों को घर में जाके पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या करेंगे अपने लोग, प्रैक्टिकल करना क्या है, प्रैक्टिकली बेसिकली आपको ये करना है, देखिए ये निकालना है, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट, यही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही है फॉर्मेट। क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी रहेगा, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, क्या लिखेंगे, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 21-22। अरे ये वाला गलत है यार, कौन टाइप किया, असेसमेंट ईयर 21-22 करिए सर, और उसको 20-21 करिए। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर समझ में आता है, तो प्रीवियस ईयर जिस साल इनकम कमाए हैं, टैक्स उसका नेक्स्ट ईयर में होता है, कौन से ईयर में, उस साल को क्या बोलते हैं, असेसमेंट।
तो ये लिख देंगे। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में क्या निकालना है, जीएवी। क्या निकालना है, क्या निकालना है, जीएवी। ये कैसे निकालते हैं ये अपने लोग सीखेंगे, बात का बात है। बट जीएवी से ये जीएवी मेरा आ गया, सपोज क्या है सर, ये जो पॉइंट है ना ये अपने लोग सीखेंगे अभी। जीएवी मेरा आ गया, अब इससे लेस क्या होता है सर, म्युनिसिपल टैक्स। क्या लेस होता है, म्युनिसिपल टैक्स। क्या होता है, जीएवी क्या बताएंगे अपने लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा जो सीखना है वो जीएवी। जीएवी निकल गया, सब बन गया। उसके बाद में क्या क्या वो पढ़ लेते हैं सर, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है, जो भी हाउस है ना, ये जितना भी घर वगैरह है, इसके लिए जो बॉडी बनाया है गवर्नमेंट, वो कौन सा बॉडी है, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जितना भी सिटी एरिया, अर्बन एरिया है, वहां पे अर्बन एरिया में कौन कौन रूल करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोलकाता है तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा सिटी रहेगा तो दूसरा सिटी वहां पर देखते हैं। और सिटी एरिया से बाहर अगर आप रूरल एरिया में गएंगे तो वहां पर क्या है, पंचायत। क्या है बताइए, पंचायत। वहां पर पंचायत वो भी पूरा लैंड वगैरह का मामला को टेक केयर करेगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पर केएमसी है सर, तो केएमसी में आपको पता है जितना भी मेरा हाउस रहता है अपने लोग को टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, जिसको कौन सा टैक्स बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। इसमें वाटर टैक्स है, सीवरेज टैक्स है, ये सारा भी टैक्स इंक्लूड होता है, इसको म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। कोई यहाँ पर अगर लैंडलॉर्ड है, बाड़ी वाला है, तो उसको पता होगा कि हर साल उसको म्युनिसिपल टैक्स का कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। कहां पे, केएमसी। क्लियर है, तो वही म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे। बट लेस कौन होना चाहिए, पेड बाय दी ओनर। अंडरलाइन करिए उस वर्ड, पेड बाय दी ओनर। कौन पेमेंट करेगा, अगर टेनेंट पेमेंट कर दिया है तो लेस होगा क्या, कौन पेमेंट करेगा, ओनर। ओनर पेमेंट करेगा तब लेस होगा। और ये लेस होता है ऑन पेमेंट बेसिस में। कौन सा बेसिस में, जितना पेमेंट करोगे उतना लेस होगा। सपोज 10,000 देना था, तुम बेटा दिए 5,000, तो लेस कितना होगा, पिछला साल का था 20,000, तुम पूरा 30,000 एक बार में दे दिए, तो इस साल लेस कितना होगा, 30,000। जितना दोगे पूरा लेस हो जाएगा, जितना बाकी रहेगा वो मेरा लेस नहीं होगा। ये लेस करके आ जाता है एनएवी। क्या आता है, एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू। क्या होता है सर, इससे लेस कर देते हैं 30% एनएवी का, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका सेक्शन 24A है। कौन सा सेक्शन है, तो 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कौन सा डिडक्शन है, नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, 30% फ्लैट दे रहा है। क्या दे रहा है, फ्लैट दे रहा है 30%। अभी 30% फ्लैट क्या है ना, ये चीज समझिएगा। ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, सिर्फ याद रखना कि एनएवी से 30% क्या होता है, लेस होता है, फ्लैट। किस लिए लेस होता है उसका भी रीजन है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एकदम बेईमान है लेस कर 30%, कुछ रीजन है। नेक्स्ट में क्या लिखा सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसका मतलब यहां ब्रैकेट में लिखे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना है सर, लेस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना है सर, लेस कर देना है। ये लेस करके जो आता है इसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है, नाउ आज अपने लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे जीएवी। क्या सीखेंगे, जीएवी कैसे करके निकलता है। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है जीएवी का, ये अपने को सीखना है, जीएवी कैसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो जीएवी डिपेंड करता है ये 4 चीजों पे। कितना चीजों पे, क्या है बताइए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है 4 चीजों पे। डिपेंड्स हाउ प्रॉपर्टी इज यूज्ड। जीएवी का जो मेरा कंप्यूटेशन है वो डिपेंड करता है हाउ द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड, प्रॉपर्टी कैसा यूज कर रहा है। अब प्रॉपर्टी यूज कैसे कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हो प्रॉपर्टी में, या तो आप खुद रहोगे, या तो आप भाड़े पे दोगे, या तो नहीं रहोगे, खाली रहेगा। ऐसे 3 में से कोई एक चीज होगा। और भी कुछ होगा क्या, और कुछ हो सकता है, दिमाग लगा के बताओ। और क्या करोगे प्रॉपर्टी, या तो खुद रहोगे, या तो भाड़े पे दोगे, या तो खाली रहेगा। आप खुद रहो या किसी और को रहने दो, बात का बात है, लेकिन रहना तो है ना भाई। या तो रहना है, या तो नहीं रहना है, या तो भाड़े पे देना है। यही 3 में से एक काम होता है। तो ये तीनों पर्पस के हिसाब से मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा। क्या है पढ़िए वहां पे। एक तो हो गया फर्स्ट केस में लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। क्या बताइए, साल भर भाड़े पे रहा। साल भर क्या रहा, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। यहां पर वर्ड को मार्क करिएगा, थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या हो गया, साल भर भाड़े पे रहा है, एक भी महीना खाली
नहीं रहा, एक भी महीना खाली नहीं रहा, मार्क करना भाई, एक भी महीना खाली नहीं रहा। दूसरा सर पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, इसीलिए बोले तो लोग टोपी खोल के बैठा कर, हवा नहीं जाता है। हाँ भाई ये सुन ना, रिलीजियस कमेंट नहीं मारा, कंप्लेन मत ठोकेगा, ऐसे एक बात बोल ले। गरम नहीं लग रहा है, उसमें टोपी पहन के बैठा हुआ है, वो नकाब पहन के ही वो। देखिए एक होता है पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, क्या होता है पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट का मतलब क्या हो गया, वेकेंट का मतलब खाली रहना, क्या रहना, खाली रहना। खाली कैसे रहता है सर, भाड़ा में लगा हुआ था वो छोड़ के चला गया, तो कुछ टाइम के लिए खाली रहता है कि नहीं रहता है, या मतलब आपका प्रॉपर्टी एकदम अच्छा पोजीशन में, लोग एकदम भाड़े में लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, डेली आ रहा घूम के जा रहा है, एक गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आया। शाहरुख खान का मन्नत है क्या है भाई। तो अगर एक जन अगर भाड़े पे रहता है और वो अगर चला जाता है तो आपको टाइम लगता है ना दूसरा भाड़ा वाला खोजने में, तो जितना पीरियड के लिए टाइम लगा ना उसको वेकेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जितना पीरियड खाली रहा ना उसको वैकेंसी पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसका रीजन क्या इंपैक्ट है अपने लोग पढ़ेंगे, वो कहां पे पढ़ेंगे, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट में पढ़ेंगे। थर्ड वाला क्या है सर, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना। कोई भाड़े पे रह रहा था, अब आपको रहने का दिल किया या आपको कोई रिलेटिव रहने के लिए आया, राइट, तो अपने लोग क्या करते हैं उसको खाली करवाते हैं, बोले भाई खाली करो जरूरत है मैं, राइट। तो साल में मान लो 7 महीना रेंट कमाए, 5 महीना के 7 महीना के बाद उसको हटा दिए, तो 5 महीना क्या भाड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो पार्टली लेट आउट हुआ, पार्टली क्या हुआ, सेल्फ ऑक्युपाइड। या तो थर्ड में क्या है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर, साल भर क्या रहे, साल भर हम ही रहे, समझ गया, और कोई नहीं रहा, इसको बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर। तो जीवीए 4 टाइप में डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, दूसरा वाला क्या है, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, थर्ड वाला क्या है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, और फोर्थ वाला क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है, इसके अलावा और कुछ भी प्रॉपर्टी में यूज नहीं कर सकते, क्लियर है। और जीवीए चारों चीज में डिपेंड करता है। तो अभी जो अपने लोग जीवी का कंप्यूटेशन सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं बताइए, वो सीख रहे हैं लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, किसका सीख रहे हैं, ठीक है। फिर किसका करेंगे, पार्टली लेट आउट वेकेंट, फिर सेल्फ ऑक्युपाइड, इसका जीवी पे जाएंगे। बट अभी किसका जीवी करना है, साल भर लेट आउट पे रखा है, साल भर भाड़े पे रहा, तो साल भर भाड़े पे कमाया होगा। तो जब साल भर भाड़े पे कमाते हैं ना सर, तो यहां पे 2 तरह का रेंट होता है, कितना तरह का, ठीक है। अब चीज समझिएगा, जीवी का कंप्यूटेशन, जीवी का कंप्यूटेशन क्या बोला, साल भर क्या रहेगा, लेट आउट, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, साल भर भाड़े पे रहेगा, साल भर भाड़े पे रहेगा, तो साल भर से मेरे पास क्या आएगा, भाड़ा आएगा, भाड़ा यही नहीं आएगा भाई। मान लो 10,000 रुपए पर मंथ मेरे को भाड़े पे मिल रहा था, 10,000 पर मंथ मेरे को रेंट मिल रहा है, तो भैया पूरा 1 साल भाड़े चला, तो मेरे पास पैसा कितना आना चाहिए, 1,20,000। ये 1,20,000 बोलते हैं सर एक्चुअल रेंट रिसीव, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या वर्ड बोलोगे, एक्चुअल रेंट रिसीव, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट आपको मिला कितना, 1,20,000, तो यही भाड़ा मिला। तो आपको इनकम कितना कमाया आपने, 1,20,000, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए, 1,20,000। चीज समझ में आ रहा है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ चाहिए, बिकॉज जो मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। 1,20,000 रुपए आपने कमाया, तो आपका इनकम कितना हुआ, तो हाउस प्रॉपर्टी में हेड में कितना दिखाओगे, 1,20,000। लेकिन अगर आपने इनकम कम दिखाया है तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगा कैसे, होता है ना कि भैया कुछ पैसा कैश में ले लिया, अब कुछ पैसा बैंक में ले लिया, तो जो बैंक में लिया वो हिसाब है, वो गवर्नमेंट पकड़ सकता है। लेकिन जो कैश में लिया तो पकड़ पाएगा क्या, हाँ। आप कैश में 10 रुपए का फुचका खाएं या 12 रुपए का, किसको पता है, किसको, सॉरी 12 रुपए का नहीं मिलता अभी, 10 रुपए को 3 तो मिल रहा है बॉस, 20 का खाने पड़ेगा।
तो सर कितना का आप कैश में खर्चा किए किसी को भी पता नहीं। यहां पर चीज है, यहां पे गवर्नमेंट एक वर्ड लाया, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या वर्ड है बताइए? इन शॉर्ट में अपने लोग इसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट यहां पर एक वर्ड लाया। एक तो सर एक्चुअल रेंट हो गया, जितना आपको मिला, जो आप बोल रहे हो। कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा? ओनर। ओनर बोले तो एसएससी। ये एसएससी बोल रहा है कि भैया हम इतना रुपया कमाए। लेकिन गवर्नमेंट यहां पर एक वर्ड क्या लाया? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना रेंट आपको आना चाहिए था, इतना रेंट आपको कमाना चाहिए, जिसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इट इज अ रेंट दैट इज अ रेंटल अर्निंग कैपेसिटी। क्या बताइए? annual rental earning capacity of a property is known as what? Expected rent. तो expected rent क्या है? Annual rental earning capacity। चार वर्ड को पढ़िए। Annual rental earning capacity of a property is known as what? Expected rent। आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अच्छा खासा, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 20,000 पर मंथ है भाई साहब, तो आपको मिलना कितना चाहिए था? 2,40,000। लेकिन आप कितना दिखा रहे हैं? 1,20,000। मतलब क्या है? आप कम दिखा रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं? कम दिखा रहे हैं। किस लिए कम दिखा रहे हैं? अगर इनकम कम दिखाओगे तो टैक्स क्या होगा? तो आप टैक्स बचा रहे हैं। टैक्स क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो यहां गवर्नमेंट बोला कि अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड मान लो 1.5 लाख रुपया है, कितना रुपया है? तो जेवी जो रहेगा, जेवी जो यहां पर रहेगा, विच एवर इज हायर। क्या रहेगा बताइए? विच एवर इज हायर। जेवी क्या होगा? विच एवर इज हायर। तो जेवी इस केस में कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। क्लियर है? ये समझ में आया? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज व्हाट? इज हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। बोलिए बोलिए मेरे को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज व्हाट? हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और expected rent। higher of actual rent or expected rent। actual rent is the actual rent received by the SSE and expected rent is the annual rental earning capacity of the business that is supposed to be received by the SSE। दोनों में से ज्यादा रहेगा वो क्या बन जाएगा? जीवी। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि बेटा तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी जो है ना वो 1 लाख रुपया है। कितना रुपया? नहीं समझे? ज्यादा रहेगा तो क्या ले लिया? ज्यादा। आप गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारा रेंटल अर्निंग कैपेसिटी 1 लाख रुपया प्रॉपर्टी का। बोला नहीं सर, ईगो में लगा रहे हैं मेरा, 1 लाख रुपया नहीं मिला हमको। कितना मिला बेटा? 1,20,000 मिला। गवर्नमेंट कितना बोला है? प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? साल का रेंट कितना आना चाहिए? 1 लाख। लेकिन आप कितना बोल रहे हैं? आप कितना बोल रहे हैं? तो गवर्नमेंट कितना पे टैक्स चार्ज करेगा? 1 लाख पे। मुर्गा खुद से बोल रहा है 1 लाख भी छोड़ेगा क्या? जमा करो। ये समझ में आया? इसलिए यहां पर बीच पेपर इज हायर रखा है। क्या रखा है? तो अगर दोनों में से ज्यादा हो गया उसी को जेबी बोल देना। अगर आप बोले आप ज्यादा तो आपका बात मान लेंगे, आप बोले आपका कम है तो फिर हम अपना बात मानेंगे। तो दोनों में जीत किसका हुआ? मेरा। हम कौन है? गवर्नमेंट। हम कौन है? सबसे बड़ा सियाना कौन है? खत्म। क्लियर हो गया? याद रहा? अब यहां पर पॉइंट ये कि सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिसाइड होगा? भाई साहब यहां तक क्लियर हो गया? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिसाइड होगा? ये कौन बताएगा साहब? कौन बताएगा कि कितना कमाना चाहिए मेरे को प्रॉपर्टी से? कौन बताएगा? आप बताओगे? आप तो हो नहीं है। आप बेटा दुबई में घूम रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, आप कहां से बताओगे? आप तो नहीं बता पाओगे। कौन बताएगा सर मेरे? चीज क्लियर है? तो यहां पर 2 कमेटी है। एक हो गया केएमसी। क्या बताइए? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो कि डील कौन करता है? केएमसी ही ना, प्रॉपर्टी में डील करता है केएमसी, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये एक वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा? ये एक वैल्यू बताएगा। उस वैल्यू को बोलेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो एक म्युनिसिपल वैल्यू बताएगा। किसका? प्रॉपर्टी का। किसका? प्रॉपर्टी का। कौन बताएगा? केएमसी। दैट इज एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या बताइए? फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज व्हाट? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये कौन बताएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्यों? वो डील कर रहा है, कितना प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है नहीं है उसको पता है, वो बता देगा।
तो उसके हिसाब से ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू वो भाई साहब बोला नहीं, इसका 1,30,000 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कौन बोला? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितना बोला? 1,30,000। वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? उसके पास हर एक प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल है। आपको अगर पता करना रहा कौन प्रॉपर्टी का ओनर कौन है नहीं है, तो कहां पर पता करते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा खाता वगैरह वहां पे जमा रखा हुआ है, तो वो आपको बता दिया कि भैया आपका प्रॉपर्टी के हिसाब से 1,30,000 आपको कमाना चाहिए था। लेकिन अपने लोग जो कंप्यूट कर रहे हैं वो क्या कंप्यूट कर रहे हैं? टैक्स। तो यहाँ पर एक दूसरा डिपार्टमेंट कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहां पर जो एक सूट बूट टाई लगा के बैठा उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर। अब वहां पे टैक्स ऑफिसर जो है वो भी एक वैल्यू डिसाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? तो फेयर रेंट इज व्हाट? बताइए, फेयर रेंट इज व्हाट? दैट इज एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी फिक्स बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर इज नोन एज व्हाट? फेयर रेंट। ये बोला नहीं भाई, तुम गलत हो। 1,50,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई साहब? तो सोने पे सुहागा कर रहे हैं लोग। ये तो मजाक कर रहा है मेरा। हम बेटा बोले 1,20,000 और ये लोग भाई साहब कितना बोल रहा है? एक बोला 1,30,000, तो अगला हम दूसरा दुकान में पहुंचे, उससे बोले कि भैया ये थोड़ा कम कर। बोला नहीं, 1,50,000 है। समझ गया? तो यहाँ पे अब यहाँ पे फंडा क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट किसको ले लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट किसको ले लेंगे? विच एवर इज हायर। किसको ले लेंगे बताइए? विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट किसको ले लेंगे? विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 1,50,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1,50,000 रुपया हो गया। ये समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट का कंपटीशन मैं बता रहा हूँ कैसे निकाले। 1,50,000 हो गया। अब भैया अब तो दिक्कत हो गया, अब हम रोना धोना चालू कर दिए। अरे बाबा क्या होगा नहीं होगा, ये क्या आदमी लोग है बताइए। ये तो जुल्म कर रहा, जुल्म। अब ये रोते रोते कहाँ गया? ये कोर्ट में गया, कहाँ गया? एक तो काला कपड़ा पहन गया, एक तो मिला प्रूफ। उसको एडवाइस दिया कि भाई तुम यहाँ आओ, हम हिसाब लगा देंगे तुम्हारा, बताओ क्या करना है। तो भाई जाके गए। अब जाके वहां पे मेरा जज वर्डिक्ट दिया। क्या दिया? जज का मतलब कौन हो गया? कोर्ट। क्या बताइए? कोर्ट। कोर्ट यहाँ पर वर्डिक्ट दिया है कि नहीं, इसका प्रॉपर्टी 1,25,000 होगा। कितना होगा? कितना होगा? तो 1,25,000 नहीं करके मान लो 1,32,000 रुपया। कोर्ट कितना बोला? 1,32,000। तो कोर्ट जो मेरा रेंट डिसाइड करता है उसको स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या रेंट बोलते हैं? तो दैट इज एनुअल रेंटल अर्निंग कैपेसिटी फिक्स बाय द कोर्ट, बाय द जज। उस रेंट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। अब बताइए अब कितना होगा? तो रोते रोते यहां गया, जज कितना बोला? 1,32,000 बोल दिया। तो भैया याद रखिएगा, लॉ में सबसे ऊपर लॉ है, फिर कौन है? जज, कोर्ट है। उसका बाद इन लोग दोनों क्या करेगा सर? कभी भी नहीं मानेगा क्या? हमेशा किसका बात ज्यादा ऊंचा रहेगा? कोर्ट का। तो कोर्ट का बात को नहीं मानेंगे क्या? ऑलवेज मानना पड़ेगा, बिकॉज इन लोग दोनों से ऊंचा कौन है? कोर्ट है। सूट बूट में आया काला कन्हैया, सुने लोग? नहीं, काला कन्हैया नहीं बोलते हैं। तो क्या है सर? वो बंदा क्या है एक्चुअल में? उसका जज है, वो वर्डिक्ट देता है, तो उसका रूल के अपने लोग अगेंस्ट में नहीं जाते। तो यहां पर अब फंडा क्या आएगा? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, बट सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। यहां क्या लेना होगा? लोअर लेना होगा। क्या लेना होगा? इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा कोर्ट बोल दिया 1,32,000, तो उससे ज्यादा, उससे कम हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा बताइए? 1,32,000 रुपया। कितना रुपया? 1,32,000 रुपया। कितना रुपया? 1,32,000 रुपया। क्लियर हो गया? तो जीवी का कंपटीशन क्या है? अगर एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे तो अपने लोग क्या बोलेंगे? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे बताइए? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। देख रहे हैं? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो ले लेंगे। तो आपका जो केएमसी ऑफिसर है वो बोला 1,30,000, टैक्स ऑफिसर बोला 1,50,000। गवर्नमेंट परेशान है, किसका बात माने? गवर्नमेंट क्या करेगा? ये दोनों में से जो ज्यादा बोला उसको ले लो।
अब दिक्कत किसको होगी? एसएससी। एसएससी अगर कोर्ट चला गया और कोर्ट में उसको वर्डिक्ट मिल गया, स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड हो गया, तो कितना डिसाइड हुआ? 1,32,000, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग, क्या वर्ड बोलेंगे? नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, उससे ज्यादा नहीं होगा, इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकल गया? इतना एनुअल लर्निंग आपका कैपेसिटी फिक्स हो गया। अब इसमें एक्चुअल रेंट आपका है, तो अब जीवी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। क्या निकालना है? और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा बताओ? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा ग्रॉस, हाँ यहाँ पर एक वर्ड आएगा ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बताएंगे, बट अभी क्या वर्ड है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेक्टेड रेट। ये क्या आया? जीवी आ गया क्या? ये क्या आया? इतना गवर्नमेंट के हिसाब से फाइनली। अब इसमें क्या ऐड होगा? एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में से ज्यादा क्या है? जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जीएवी। क्या बोलेंगे उसको? जीएवी, ग्रॉस एनुअल। समझ में आया? दिमाग में गया? याद रहेगा? चलो मार्क कर लो, पढ़ो ये वाला पॉइंट। तो क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज इक्वल टू व्हाट? जीएवी। इक्वल टू व्हाट? जीएवी। एंड एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल टू क्या हो रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट देखिए नीचे में, एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल टू व्हाट? कैसे निकला है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। नीचे में क्या लिखा हुआ है? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड। चीज क्लियर हो गया? समझ में आया? अब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल में क्या है? पढ़ो देखो। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू रेंटल अर्निंग कैपेसिटी फिक्स कौन किया? फेयर रेंट कौन फिक्स कर रहा है? और टैक्स ऑफिसर कैसे करेगा? सिमिलर प्रॉपर्टी का सिमिलर एरिया अगर उसके पास है तो लोग क्या करेगा? उसका रेट निकाल लेगा। रेट निकाल के सपोज 1000 स्क्वायर फीट का दाम इतना था, तेरा 500 है, तो प्रोपोर्शनेटली क्या करेगा? एक वैल्यू फिक्स कर देगा। स्टैंडर्ड रेंट क्या है सर? ये कौन फिक्स किया स्टैंडर्ड रेट? सबसे ऊंचा कौन है? कोर्ट है। सबसे ऊंचा कौन है? खत्म। अब नीचे में एक तो एक्सरसाइज दिया हुआ है, देख रहे हैं? छोटा छोटा अमाउंट का एक्सरसाइज है सर। एग्जाम में यही चीज 4 नंबर 6 नंबर पे आ जाता है, बड़ा करके बड़ा अमाउंट, बस सम यही है। आपको निकालना है जीएवी। क्या निकालना है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या है? फिर से आप लोग बोलिए, क्या था? हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग। ये एकदम ना, ये जबान का मतलब हल्लक तक होना चाहिए, समझिए? खाली अंदर मत डालेगा, यहां तक रखना है। पढ़िए क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू 100 है, फेयर रेंट 110 है, स्टैंडर्ड रेंट 108 है। जीवी कैसे होगा? क्या था? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, मतलब इन लोग दोनों से ज्यादा। तो ज्यादा कितना है? 110, बट किससे कम होना चाहिए? किससे कम होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड रेट 108 है, तो एक्सपेक्टेड रेट कितना हो जाएगा? 108 बैठाइए 108। दूसरा वाला करिए। कितना हो जाएगा? 120 116 120। अब 120 150 कम लेना है यहाँ पे। 150 क्यों लेंगे भाई साहब? वो तो ज्यादा है। तो कोर्ट से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो कम कितना है? 120 तो 120 लेंगे। ऑलवेज किसका पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है? एसएससी का बेनिफिट के लिए। किसका बेनिफिट के लिए? तो 110 120 116 120 ज्यादा है, लेकिन 120 115 से क्या लेना है? लोअर लेना है। लोअर बोले तो भाई
कितना हो गया 120। थर्ड वाला आप बताइए कितना हो जाएगा। कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझ में। हायर कोर्ट से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट जो बोलेगा वो नहीं होगा, वो नहीं। कोर्ट जितना बोला है उससे नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हायर लोअर, हायर पहले हायर फिर है पढ़ो 140 160 हायर 160 160 जो आया 100, अब क्या लेना है लोअर, कितना हो गया 100। अब इससे आगे से क्या बताए, अब 160 क्यों बोली। क्या 160 सुनाई दे रहे 100 सुनाई दे रहे। देखिए बाबू आंख मेरा थोड़ा सा माइंड भी धीमा हो बट मेरा कान अच्छा है, और माइंड भी हमसे गलती हो सकता है, लेकिन यहाँ आने वाला बहुत सारा प्रूफ है। अब आप कैसे बोली नहीं बोली हमको लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को 160 सुनाई दिया। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला। अब क्या करना है सर, आपको जीएवी भी निकालना है। क्या निकालना, ठीक है। तो पहले पे आइए, पहले देखिए अब यहां जीएवी के लिए याद क्या रखना है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर, फिर जो आया नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट लोअर, वो क्या आया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर इज व्हाट जीएवी। हायर लोअर हायर, हायर लोअर फिर हायर इक्वल टू व्हाट जीएवी, खत्म। पढ़िए 50 से 52 हायर 52, फिर 52 जो आया पकड़ के रखना है, 52 से 58 लोअर नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो कितना हो गया 52, विच इज व्हाट एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या लेना है हायर, तो 52 और 60 हायर कितना हो गया 60, तो जीवी कितना है 60, नीचे में 60 बढ़ाइए। समझ रहे हैं, तो हायर लोअर हायर, फिर से करिए देखिए 55 57 57 57 इज स्टैंडर्ड रेंट, 54 54 56 56, मजा आ रहा भाई। फिर थर्ड वाला 60 68 68 68 50 50 50 45, हाँ हम तो 45 हो गए। 75 से 80 हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट क्या हो गया 80, नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट 65 65 68 65 65 68 होगा। अरे गलत बोला तुम, सही से देखो बड़ा हंस दिए इसलिए ना, अभी गुस्सा हो गया बोलो नहीं। देखिए सर 75 80 हायर, 80 50 80 65 लोअर, 65 65 68 हायर, क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो पहले आप एक्सपेक्टेड रेंट में बैठा दो, एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 65, एक्चुअल रेंट 68, तो जीएवी क्या हो जाएगा 68। समझ रहे हैं, बाकी दोनों खुद से फिल करिए, बाकी दोनों खुद से करिए। कर लिया, कितना हो रहा है इसका, ये कितना आ रहा है एक्सपेक्टेड, ये 80 है तो कितना हो गया, ये कितना आ रहा है
80, ये कितना आया, कितना हो जाएगा, जे भी क्लियर हो गया, भूलेंगे कि नहीं? इलस्ट्रेशन नंबर 3 बना के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर अपने लोग ये म्युनिसिपल टैक्स वाला ये सब करेंगे। नीचे में आएंगे कि एक्सरसाइज से होगा, पेज नंबर, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिला, इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिला क्या, ये वाला, ये करना है आपको। इसमें रीजनेबल एक्सपेक्टेड एंड निकालना है, क्या निकालना, तो ये बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, हो जाएगा। पेज नंबर 23 सर, पेज नंबर 23, इसमें जीवी निकालना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार देखिए, पहला वाला 120, 105, 120 स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड क्या आ गया 120, एक्चुअल रेट कितना है 100, तो जीवी कितना हो जाएगा 120, समझ रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 बनाइएगा आप लोग, 6 भी बनेगा। बाकी और नहीं बनेगा, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में तो लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।